हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। बायो स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मैथडोलॉजी जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP8010 है, उसमें अभी तक हम लोग 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इसकी तीसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग थर्ड यूनिट में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और इसमें हम लोग डिटेल में विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट या इसको हम लोग मैन विटने यू टेस्ट भी बोलते हैं उसको समझेंगे और उसके थ्रू किस तरीके से हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है उसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट या मैन विटने टेस्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने पैरामेट्रिक टेस्ट को कंप्लीट किया था। उसमें हम लोगों ने जेट टेस्ट के बारे में बात कर लिया है, स्टूडेंट टी टेस्ट या टी टेस्ट के बारे में बात कर लिया है और हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा को कंप्लीट कर लिया है। तो वो वीडियोस अगर आपसे मिस हो गए हैं तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप उनको भी देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के जो हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं वो क्या होते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के इंट्रोडक्शन को अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट डू नॉट मेक स्पेसिफिक अजम्पशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन। तो ये एक हमारा स्टैटिस्टिकल टेस्ट ही होता है और इसमें जो भी हमारे सैंपल्स हैं वो जिस पॉपुलेशन से लिए गए हैं उसके लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई अजम्पशन बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें उसके लिए कुछ भी मानने की आवश्यकता यहाँ पे सिंपली नहीं होती है। तो हम लोग जब पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमारा जो डाटा है वो किस पॉपुलेशन से आया है उसके लिए हम लोग काफ़ी सारे जो अजम्पशंस हैं उनको स्टार्टिंग में मानते थे और उसके बाद में हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट को सिंपली परफॉर्म करते थे। वो लाइक अगर मैं ये जो हमारे हैं अजम्पशंस उनको देखूं जिसको हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट में मानते थे कि हर एक जो सैंपल्स है उनमें जो सैंपल हैं वो रैंडम है, इस चीज़ को हम सबसे पहले मान लेते थे। उसके बाद में हम ये भी मानते थे कि जो पॉपुलेशन है जहाँ से सैंपल को सेलेक्ट किया गया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद में अगली चीज़ जो हम लोग अज्यूम करते थे कि हमारे जो सैंपल्स हैं उनके अंदर जो सैंपल हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशनशिप नहीं है। और उसके बाद जो हमारा अगला था अजम्पशन कि हर एक पॉपुलेशन जहाँ से सैंपल को सेलेक्ट किया जा रहा है वो उनका वेरिएंस सेम है और उनका मीन भी आइडेंटिकल है, इसको हम लोग अज्यूम कर रहे थे। और उनके अंदर के जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं उनके जो इफेक्ट है वो आपस में एडिटिव है। और हमें ये जो हमारा अजम्पशन है ये हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट के थे, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हमें इस प्रकार के कोई भी अजम्पशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हमारा जो सैंपल है वो रैंडम नहीं है तब भी हम लोग इसको यूज़ करके हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारी पॉपुलेशन जहाँ से सैंपल को लिया गया है वो अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी है तब भी हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हमारे सैंपल इंडिपेंडेंट नहीं भी हैं तब भी हम लोग इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पॉपुलेशन जहाँ से सैंपल को लिया गया है उनके वेरिएंस समान नहीं है, मीन आइडेंटिकल नहीं है, तब भी इसको यूज कर सकते हैं। और अगर उनके जो कंपोनेंट हैं उनके अगर इफेक्ट एडिटिव नहीं भी है तब भी हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं वो ऐसे स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं जिसमें पॉपुलेशन जहाँ से सैंपल को लिया गया है उसके लिए हमें कोई भी अजम्पशन बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये टेस्ट हमारा उस कंडीशन में काफ़ी यूज़फुल होता है कि अगर हमारा जो डाटा हमारे पास है वो जो हमारे हैं पैरामेट्रिक टेस्ट उनके जो अजम्पशन रिक्वायर्ड होते हैं उसमें अगर उसको मीट नहीं भी कर रहा है तब भी हम लोग ये टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है। तो अगर हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी है तो भी हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर डाटा हमारा ऑर्डिनल है मतलब एक सिंपल डाटा हमारे पास है तो उस कंडीशन में भी हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सैंपल जिस पॉपुलेशन से लिया गया है उसके लिए कोई भी हमें अजम्पशन प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी चीज़ मानने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमारा डाटा जो हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए अजम्पशंस रिक्वायर्ड होते हैं अगर उनको मीट नहीं भी कर रहा है तब भी हम लोग इस टेस्ट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के जो टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को इंक्लूड किया है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो क्रुस्कल
वेलिस टेस्ट कहलाता है। और ये क्या है, ये एक प्रकार का हमारा जो एनोवा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, उसी का एक अल्टरनेटिव नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। तो इसके पहले हम लोगों ने जब बात किया था, तो अगर हमारे पास दो ग्रुप ऑफ सैंपल्स हैं तब हम लोग जो पैरामीट्रिक टेस्ट है उसमें जेड टेस्ट को यूज कर सकते थे हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, या टी टेस्ट को हम लोग यूज करते थे। लेकिन अगर हमारे पास जो ग्रुप ऑफ सैंपल्स हैं वो 3 या उससे अगर ज़्यादा है, 3, 4, 5 है, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को यूज करते थे। तो ऐसे ही अगर हमारे पास जो डाटा है वो उसमें ग्रुप ऑफ सैंपल्स 3 से अगर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जिस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्रुस्कल वैलिस टेस्ट के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में इसका जो दूसरा टाइप है वो है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, या इसको हम लोग मैन विटने यू टेस्ट के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। ये टेस्ट हमारा यू टेस्ट भी कहलाता है, और जो क्रुस्कल वैलिस टेस्ट है उसको हम लोग एच टेस्ट से भी इंडिकेट करते हैं, एच। ठीक है। तो अगर हम लोग ये जो टेस्ट है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, ए नॉन पैरामेट्रिक वर्जन ऑफ द इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो जो हमारा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है उसी के एक नॉन पैरामेट्रिक जो वर्जन है उसकी तरह हम लोग यहाँ पे विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट को या मैन विटने यू टेस्ट को यहाँ पे सिंपली यूज करते हैं। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें जो टी टेस्ट होता है उसकी प्लेस पे ही हम लोग जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें इस टेस्ट को यहाँ पे सिंपली यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगला है, जो थर्ड टाइप है उसका, वो है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। तो अगर हम लोग विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट को देखें तो ये क्या है, ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द हाउ डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारा डाटा किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हम लोग ये जो हमारा टेस्ट है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट उसको यूज करके हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो अगर जो अलग अलग प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है तब भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो इसका चौथा टाइप है वो है साइन टेस्ट। और अगर हम लोग साइन टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है, ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दैट टेस्ट नल हाइपोथेसिस दैट द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल। तो ये हमारा एक ऐसा टेस्ट होता है जिसको हम लोग नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीडियन इक्वल है। इसको चेक करने के लिए हम लोग साइन टेस्ट को सिंपली यहाँ पे यूज करते हैं। अगला हमारा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाई स्क्वायर टेस्ट। इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में आगे डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या है, ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दैट डज नॉट रिक्वायर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक हमारा ऐसा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि जो हमारा डाटा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी है तब भी हम लोग इसको आसानी से यूज कर सकते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो इसका हमारा छठा टाइप है वो है ये है फ्रेडमैन टेस्ट। तो अगर हम लोग फ्रेडमैन टेस्ट को देखें तो ये क्या होता है, ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दैट डज नॉट रिक्वायर सैंपल टू बी ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन। अगर हमारा सैंपल नॉर्मल पॉपुलेशन से नहीं भी लिया गया है तब भी हम लोग उसकी हाइपोथेसिस को जो हमारा फ्रेडमैन टेस्ट है उसको यूज करके टेस्ट कर सकते हैं। और ये अगेन एक नॉन जो पैरामेट्रिक टेस्ट है वो होता है। उसके बाद में जो लास्ट वन है वो है हमारा, ये कहलाता है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो जैसा कि नाम से ही इंडिकेटेड है, ये बेसिकली हमारे जो अगर कोई हमारे पास दो सेट ऑफ डाटा है और उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको अगर हमें मेज़र करना होता है तो उसके लिए हम लोग जिस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं वो हमारा स्पेयरमैन रैंक जो कोरिलेशन है उसके नाम से इसको सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो अगर हमारे पास टू सेट ऑफ डाटा है और उनके बीच का रिलेशनशिप को अगर हमें मेजर करना होता है तब हम लोग इस टेस्ट को यहाँ पे सिंपली यूज करते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे हैं। और आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या दिया गया है, तो आप लोगों को क्रुस्कल वैलिस टेस्ट के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद में आपको जो विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट है या मैन विटने यू टेस्ट है उसको स्टडी करना है, जिसको हम लोग आज इसी वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और आपको यहाँ पे जो है फ्रेडमैन टेस्ट उसको आपको स्टडी करना है, जिसको हम लोग आगे के वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट या मैन विटने यू टेस्ट को
स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली इसको देखें तो जो हमारा यहाँ पे है विल्कॉक्सन मैन विटने यू टेस्ट है, ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है जिसमें हम लोग अगर दो इंडिपेंडेंट ग्रुप हमें दिए गए हैं, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ सैंपल्स हैं, तो उनको कंपेयर करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं कि उनके जो उनमें दोनों सैंपल्स हैं उन या दोनों इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है कि नहीं है, उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग जिस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं उसी को हम लोग विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट बोलते हैं या मैन विटने यू टेस्ट के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है, हम लोग हर एक जो डाटा है उसकी रैंक को इसमें कैलकुलेट करेंगे और फिर उस रैंक को सम करेंगे और फार्मूले को यूज करके फिर हम लोग यू की वैल्यू को इसमें कैलकुलेट करते हैं और फिर उसकी जो जेड की वैल्यू है, जो जेड स्टैटिस्टिक की वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे और जो जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी और जो जेड की टैबुलेटेड वैल्यू है उन दोनों को कंपेयर करेंगे और वहाँ पे डिसीजन को लेने का काम करेंगे। तो आइए इसको हम लोग हल्का सा यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, फिर इसके सॉल्व करने के प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जो भी हमें डाटा यहाँ पे दिया गया होता है जिनके बीच में हमें कंपेयर करना होता है उनको सबसे पहले हम लोग आपस में कंबाइंड कर लेते हैं और फिर उसकी जो रैंक है उसको प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो सबसे छोटा डाटा होगा उसको हम लोग 1 रैंक देंगे, जो उससे बड़ा होगा उसको 2 देंगे, उससे बड़े को 3 देंगे। इस तरीके से हम लोग हर एक डाटा को पहले कंबाइंड करके और फिर उसको रैंक देंगे। अगर जो हमारे सैंपल हैं वो यहाँ पे 2 ग्रुप में है तो उनको सबसे पहले कंबाइंड कर देंगे और उसको असेंडिंग ऑर्डर में उसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग छोटे से और जो सबसे बड़ा डाटा होगा उसको 1 2 3 4 5 इस तरीके से रैंक देने का काम करेंगे। और जब उनकी रैंकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में हम लोग यू स्टैटिस्टिक को यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे और जो यू स्टैटिस्टिक है उसको कैलकुलेट करने के बाद में फार्मूला यूज करके हम लोग जो जेड स्टैटिस्टिक है उसको सिंपली यहाँ पे जो है कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसके बाद में जो उसकी क्रिटिकल वैल्यू है या उसकी टैबुलेटेड वैल्यू है उससे उसको कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग ये बताते हैं कि जो दोनों ग्रुप हमें दिए गए हैं क्या उनके बीच में कोई स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस डिफरेंस है कि वहाँ पे नहीं है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है। तो आइए सबसे पहले इसके प्रोसीजर को देख लेते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर इसके पहला स्टेप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास 2 ग्रुप हमें दिए गए हैं उनके जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबसे पहले उनको हम लोग कंबाइन कर लेते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में पहले उसको अरेंज कर लेते हैं। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद में उसी तरीके से उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू को हम लोग इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे है दोनों ग्रुप उनको जब हमने कंबाइंड कर लिया और असेंडिंग ऑर्डर में जब उसको अरेंज कर लिया तो उसके बाद में फिर हम लोग हर एक जो ऑब्जर्वेशन है या डाटा है उसको एक रैंक प्रोवाइड करते हैं। और जो रैंक है वो किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, तो जो हमारा रैंक है वो स्मॉलेस्ट से स्टार्ट होता है और लार्जेस्ट की ओर वो बेसिकली यहाँ पे मूव होता है। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको रैंक 1 देंगे, उससे बड़ी को 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे। इस तरीके से हम लोग रैंक को प्रोवाइड करते हैं। और अगर कोई 2 वैल्यू हमारी सेम है या उनके बीच में टाई हो रहा है तो उस कंडीशन में उन दोनों को जो हम रैंक दे रहे हैं उसके एवरेज को कैलकुलेट कर लेते हैं और उस एवरेज को उन दोनों वैल्यू को हम लोग सिंपली रैंक के रूप में असाइन कर देते हैं। लाइक अगर हम ये मानते हैं कि अगर 2 वैल्यू 65 और यहाँ पे 65 है और उनकी जो रैंक है वो 5 और 6 है तो 5 + 6 कितना हो गया 11/2 मतलब 5.5। तो हम लोग 65 की दोनों वैल्यूज को 5.5 और 5.5 रैंक प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग हमारे जितने भी डाटा हैं उनको रैंक प्रोवाइड कर देते हैं। जब हमारा रैंक हम उन लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं फिर हम लोग अपने जो हमारे डाटा हैं या दोनों ग्रुप हैं उनकी वैल्यूज़ को अलग अलग करते हैं और उनको जो हम लोगों ने रैंक असाइन किया है उसको उसके साथ में नोट डाउन कर देते हैं। जब उसको हम लोग जो डाटा है उसको हमने अलग अलग कर लिया और मीन्स जो हमें ग्रुप दिए गए थे उनके डाटा को हम लोगों ने वहाँ पे फिर से अलग अलग किया और उनकी जो रैंक दी थी उसको नोट डाउन कर दिया। तब हम लोग क्या करते हैं हर एक ग्रुप की जो
टोटल रैंक है या रैंक का सम है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रुप 1 का जो रैंक का सम होगा उसको हम लोग R1 से रिप्रेजेंट करेंगे और ग्रुप 2 का जो हमारा रैंक का सम होगा उसको हम लोग R2 से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इस तरीके से हमारे दोनों ग्रुप की जो कंबाइंड रैंक है या रैंक का सम है वो अलग अलग कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जो यू स्टैटिस्टिक है उसको कैलकुलेट करते हैं अगले स्टेप में, और इसमें दोनों ग्रुप की यू स्टैटिस्टिक अलग अलग कैलकुलेट होती है और उनका फार्मूला भी अलग अलग होता है। तो जो ग्रुप 1 है उसकी जो यू स्टैटिस्टिक है या यू की वैल्यू है वो क्या होगी, U1 इज इक्वल टू N1 इंटू N2 प्लस N1 इन ब्रैकेट N1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस R, ये इसकी यहाँ पे फार्मूला है। यहाँ पे N1 क्या होगा, ग्रुप 1 के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N1 होंगे, N2 यहाँ पे ग्रुप 2 के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N2 होंगे, और R1 यहाँ पे हमारा जो ग्रुप 1 है उसकी टोटल रैंक होगी। उसी तरीके से हम लोग जो ग्रुप 2 है उसका भी यू स्टैटिस्टिक की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग U2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला है U2 इज इक्वल टू N1 इंटू N2 प्लस N2 इन ब्रैकेट N2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस R2। तो यहाँ पे अगेन जो N1 है वो ग्रुप 1 के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, N2 जो ग्रुप 2 है उसके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और R2 यहाँ पे हमारा जो ग्रुप 2 है उसकी जो रैंक्स है उनका सम होता है। तो इन फार्मूले को यूज़ करके हम लोग U1 और U2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब हमें जेड स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट करना होता है तो इनमें से केवल हमें एक यू की वैल्यू को यूज़ करना है। तो कौन सी यू की वैल्यू यूज़ होगी, तो हमारी जो दोनों यू की वैल्यूज़ आई हैं उसमें जो स्मॉलर होगी, सबसे छोटी होगी, उसको हम लोग आगे के जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है उसमें यूज़ करेंगे। तो यू स्टैटिस्टिक जब हमारी कैलकुलेट हो जाती है तो उसके बाद में फिर हम लोग जेड स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट करते हैं, जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है जेड इज इक्वल टू यू माइनस मीन, और इसको ये जो हमारा साइन है इसको हम लोग फैक्टोरियल साइन से इंडिकेट करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि अगर u माइनस मीन निगेटिव भी आएगा तो जब वो इस ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, या इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इस फार्मूले को यूज करते हैं और z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें जो मीन है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला थोड़ा सा अलग होता है। इसका फार्मूला क्या है, N1 इंटू N2 अपॉन 2 हमारे इसका फार्मूला है मीन को कैलकुलेट करने का, और स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला अंडर रूट N1 इंटू N2 इन ब्रैकेट N1 प्लस N2 प्लस 1 अपॉन 12 हमारा इसका यहाँ पे फार्मूला होता है। तो इन जो फार्मूले हैं इसमें जितने भी फार्मूले हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद में जब हमने जो हमारी जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लिया, अब हम लोग जेड की टैबुलेटेड वैल्यू को यहाँ पे सिंपली फाइंड आउट करेंगे। और ये जो अगर जो हमारा यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अल्फ़ा, वो अगर 0.05 पे हमें टेस्ट करना होता है, जो कि अधिकतर हम लोग 0.05 पे ही टेस्ट करते हैं, वहाँ पे जो जेड की टैबुलेटेड वैल्यू होती है वो 1.96 होती है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे जेड की टैबुलेटेड वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया और जेड की वैल्यू को हमने कैलकुलेट भी कर लिया। अब हम लोग जो कंक्लूजन है उसको ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर जेड की जो कैलकुलेटेड हमारी वैल्यू है वो अगर जेड की टैबुलेटेड वैल्यू से कम आती है तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी और हमारे जो दोनों ग्रुप हैं उनमें किसी भी प्रकार का सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है। हम लोग इस कंक्लूजन पे सिंपली आ जाएंगे। लेकिन अगर जो हमारी जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू है वो जेड की टैबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा आएगी, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। इसका मतलब दोनों ग्रुप में हमें जो सिग्निफिकेंस डिफरेंस है वो देखने को प्राप्त हो रहा है। और इस तरीके से हम लोग जो भी हमारी जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू आई है या उसकी जो टैबुलेटेड वैल्यू आई है उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे जो डाटा है उसमें सिग्निफिकेंस डिफरेंस है कि नहीं है उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आइए हम लोग एक इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टेस्ट वेदर द टू सैंपल्स हैव जो कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन और नॉट बाय अप्लाइंग मैन विटने यू टेस्ट और रैंक सम टेस्ट। तो यहाँ पे हमें मैन विटने यू टेस्ट या रैंक सम टेस्ट को अप्लाई करना है और ये पता करना है कि जो दो सैंपल दिए गए हैं क्या वो सेम पॉपुलेशन से आए हैं कि सेम पॉपुलेशन से नहीं आए हैं।
तो यहाँ पे डाटा हमारे पास क्या है, जो सैंपल 1 है उसमें जो हमारा है डाटा वो कितना है 57, 39, 60, 78, उसके बाद 74, 53, 73, 38, 69, 46, 39 और 48। और सैंपल 2 में जो हमारा डाटा है वो क्या है 61, 52, 41, 40, 32, उसके बाद में 72, 53, 44, 72, 67, 44 एंड लास्ट में है 70। तो ये हमारे पास डाटा दिया गया है और हमें मैनविट ने यू टेस्ट को अप्लाई करना है और ये पता करना है कि क्या इनके ये जो डाटा है वो सेम पॉपुलेशन से लिया गया है कि सेम पॉपुलेशन से यहाँ पे नहीं लिया गया है। अगर सेम पॉपुलेशन से लिया गया है इसका मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होगी, और अगर सेम पॉपुलेशन से नहीं लिया गया है तो इसका मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्टेड होगी। तो अब आइए हम लोग इसका जो सोल्यूशन है उसको देख लेते हैं। तो अब अगर हम लोग इस प्लेस पे देखें तो जो पहला स्टेप हमारा क्या था उसमें हम क्या कर रहे थे कि जो दोनों सैंपल हमारे दिए गए हैं उनके डाटा को हम लोग कंबाइंड करते हैं और उसको फिर एक असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सिंपली अरेंज करते हैं। तो आइए इसके जो डाटा है उसको हम लोग अगर यहाँ पे सिंपली कंबाइंड करें तो इसको मैंने आपके लिए पहले से ही कंबाइन कर रखा है। तो अगर हम लोग देखें टोटल कितने डाटा है, तो अगर इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसमें भी 12 है, मतलब टोटल 24 डाटा है और इसी को हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में कंबाइंड करके इंक्लूड कर दिया है। तो इस प्लेस पे जो सबसे छोटा हमारा डाटा है वो 32 है, फिर 38 है, फिर 39 दो बार है, उसके बाद में 40 है, 41 है, फिर 44 दो बार है, उसके बाद में 46, 48, फिर हमारा 52, 53 यहाँ पे दो बार है, 57 है, 60 है, 61 है, 67 है, 69 है, उसके बाद में है 70, 72 दो बार है, 73 है, 74 है और यहाँ पे 78 है। तो इसको हम लोगों ने बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लिया। अब हमें इनको रैंक करना है। तो आइए इसको हम लोग सिंपली रैंक करते हैं। तो ये जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू होगी ये रैंक 1 हो जाएगा, उसके बाद में ये वैल्यू रैंक 2 हो जाएगी, उसके बाद में ये दो सेम वैल्यू हैं तो इसको हम लोग रैंक 3 और 4 देंगे और 3 और 4 का हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 3.5। तो इन दोनों को 3.5 दे देंगे तो ये कितना हो गया। अब इसका ये हो गया हमारा 1 2 और ये 3 4 हो गया। उसके बाद में अगले वाले को 5 रैंक दे देंगे, फिर इसको जो है हम लोग दे देंगे 6 दे देंगे। उसके बाद में ये हमारा 7 और 8 हो जाएगा, 8 7 हो गया 15 और अपॉन 2 ये हो जाएगा 7.5 और ये भी हमारा 7.5 हो जाएगा। तो ये 7 और 8 हो गए। उसके बाद में इसको हम लोग रैंक दे देंगे, 7 और 8 हो गए, ये हो गया 9वां रैंक। उसके बाद में ये हो गया हमारा अगला वाला हो गया, ये हो गया 10वां, 11वां रैंक। उसके बाद में 12 और ये है हमारा 12 और यहाँ पे 13 होगा, तो हो गया हमारा 12 और 13 25 हो गया अपॉन 2 ये कितना आ जाएगा 12.5। तो ये 12.5 ये हो गया और 12.5 ये हमारा हो गया। अब उसके बाद में तो ये कितना हो गया 11 12 और ये हो गया 13, फिर अगली रैंक 14 हो जाएगी, फिर इसको 15 देंगे, फिर इसको 16 देंगे। उसके बाद में जो हमारा ये होगा इसको हम लोग देंगे रैंक यहाँ पे 17, फिर अगले वाले को 18 देंगे, उसके बाद में इसको 19 देंगे, ये 20वां और 21वां हो जाएगा। 20 और 21 यहाँ पे कितना हो गया, ये 41 हो गया, 41/2 कितना हो जाएगा 20.5। तो ये हमारा 20.5 और इसको भी 20.5 दे देंगे। तो 19 ये है, 20 और 21 हो गया, इसको हम लोग 22 रैंक दे देंगे। उसके बाद में इसको 23 रैंक दे देंगे और इसको 24 रैंक दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे, टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे थे 24 और हमारी अंतिम रैंक कितनी है 24। इसका मतलब हम लोगों ने इसको बिल्कुल सही रैंक दिया है। तो जहाँ पे भी हमारी वैल्यू टाई होती हैं उनकी जो दोनों रैंक हैं उनको सम कर देते हैं और 2 से डिवाइड करके उसका एवरेज कैलकुलेट कर देते हैं और उस एवरेज को दोनों को हम प्रोवाइड कर देंगे। अब आइए हम लोग जो हमारे यहाँ पे जो जो हमें सैंपल दिया गया है उसको हम लोग सेम फिर इसी फॉर्मेट में यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं और उनकी रैंक जो आई है उसको यहाँ पे
इंडिकेट कर देते हैं। तो जो हमारी एक वैल्यू है यहाँ पे 57, तो जो 57 है उसकी रैंक कितनी है, 14 है, तो यहाँ पे इसको 14 प्लेस कर देंगे। उसके बाद में अगली वैल्यू जो हमारी है वो है 39 और इसकी जो रैंक है वो 3.5 है, इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अगली वैल्यू हमारी कितनी है, दैट इज़ द 60 और इसकी रैंक कितनी है, 15 है, इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अगली जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 78 और इसकी रैंक कितनी है, 24, इसको यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे। उसके बाद में है हमारा 74, उसकी रैंक कितनी है, 23, उसको प्लेस कर देंगे। फिर अगली वैल्यू हमारी 53 है और उसकी रैंक यहाँ पे कितनी है, 12.5 है, तो यहाँ पे 12.5 को प्लेस कर देंगे। और जो उसके बाद में जो हमारा अगला है वो है यहाँ पे 73, तो इसकी रैंक कितनी है, 22 है, तो यहाँ पे हम लोग इसके प्लेस पे 22 को प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो इसका रैंक हो गया। और इसका जो हमारा ऊपर का डाटा है जो उसको भी ले लेते हैं। तो इसके बाद की जो हमारी अगली वैल्यू है वो कितना है, दैट इज़ द 38, तो इसकी हमारी जो रैंक है वो कितनी है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो 38 है उसकी हमने 2 रैंक दिया है, तो इसको हम लोग 2 प्लेस कर देंगे। उसके बाद में है 69 है, तो जो 69 है उसको हमने कितनी रैंक दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको 18 रैंक दिया है, तो यहाँ पे अगेन 18 आ जाएगा। और उसके बाद में अगली वैल्यू 46 है, तो 46 को हम लोगों ने 9 रैंक दिया है, तो यहाँ पे ये 9 हो जाएगा। उसके बाद में अगली वैल्यू 39 है, तो इसको हम लोगों ने 3.5 रैंक दिया है, तो ये 3.5 कर देंगे। फिर जो अगला है वो 48 है, इसको हम लोगों ने 10 रैंक दिया है, तो ये हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सैम्पल 1 की जो रैंक है उसको हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब सैम्पल 2 की रैंक पे आते हैं, तो इसमें जो पहली वैल्यू है वो 61 है, उसकी रैंक कितनी हो जाए है, 16 है, तो उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद में 52 है, तो जो 52 है उसकी रैंक कितनी है, यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे हम लोग कर देंगे 11 इसके आगे रैंक को। फिर 41 की रैंक कितनी है, 6 है, उसको यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। फिर जो 40 है उसकी रैंक कितनी है, 5 है, उसको यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद में 32, तो जो 32 है तो सबसे छोटी वैल्यू है हमारी, इसकी 1 रैंक है, इसको 1 कर देंगे। उसके बाद में जो अगला है वो है 72, तो ये इसका रैंक कितना है, 20.5 है, तो इसके प्लेस पे हम लोग इसके आगे 20.5 कर देंगे। ठीक है। तो आई थिंक सो इसको कैसे करना है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होता जा रहा होगा। अगली वैल्यू हमारी 53 है, इसकी रैंक 12.5 है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे 12.5 कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये जो हमारा वहाँ पे जो आपका पेपर था वो छोटा था, इस वजह से अंतिम में ख़त्म होने वाला था, तो मैंने अगले पेपर को यूज़ कर लिया। तो अगली रैंक जो अगली वैल्यू है वो कितना है, 44 है, और 44 की जो रैंक है वो कितनी है, ये है 7.5, तो इसको हम लोग 7.5 कर देंगे। उसके बाद में अगली वैल्यू कितनी है, 72, और इसकी रैंक कितनी है, 20.5, इसको हम लोग यहाँ पे 20.5 कर देंगे। इसी तरीके से अगली वैल्यू 67 है, तो जो हमारा 67 है उसकी रैंक कितनी है, 67 की हमारी रैंक है 17, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 17। ओके। फिर 44 की रैंक है, यहाँ पे देखिए 44 की 7.5 है, तो यहाँ पे अगेन 7.5 हो जाएगा। और लास्ट वैल्यू हमारी कितनी है, 70 है, और इसकी रैंक कितनी है, 19 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 19 कर देंगे। इस तरीके से हम लोगों ने जो दोनों ग्रुप हमारे हैं उनकी जो रैंक है उनको सिंपली फाइंड आउट कर लिया। अब हम हर एक ग्रुप की जो रैंक है उसको सिंपली यहाँ पे ऐड करेंगे, सम करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है उसकी जो हमारी रैंक्स हैं, ये जो हमारी हैं रैंक्स, इसको और ये जो हमारी रैंक्स हैं इनको जब ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी हमारी 156.5। इसी तरीके से जो हमारा सैम्पल 2 है उसकी रैंक्स को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, R2 की वैल्यू ये आएगी 143.5, हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब जब हमने R1 और R2 की जो वैल्यूज़ हैं उनको जब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो अगला फिर हमारा स्टेप क्या है, हमें यू स्टैटिस्टिक को यहाँ पे इन फार्मूलों को यूज़ करके अलग अलग ग्रुप के लिए कैलकुलेट करना है। तो आइए अब हम लोग यू स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट करते हैं। तो
जो N1 की वैल्यू है वो क्या है, हमारा जो सैंपल 1 है उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है, तो N1 की वैल्यू भी 12 हो जाएगी। और जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, उसकी भी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 12 है, तो N2 की वैल्यू भी 12 हो जाएगी। अब हम लोग सबसे पहले U1 को कैलकुलेट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, N1 इंटू N2 प्लस N1 इन ब्रैकेट N1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस R1। तो अब यहाँ पे जो N1 की वैल्यू है वो कितनी है, N1 की वैल्यू 12 है, N2 की भी वैल्यू 12 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। 12 इंटू 12 प्लस 12 इन ब्रैकेट 12 प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ पे R1 की वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, तो ये था 156.5। तो जो हमारा 156.5 है, इससे हम लोग इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे इसको ओवरऑल, तो जो U1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 65.5 इसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग U2 के फार्मूले को यूज़ करेंगे और U2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो और सब जो हमारा N1 और N2 यहाँ पे सेम ही रहेगा। उसके बाद में जो अंतर आएगा वो केवल R2 में आएगा। तो R2 हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है, तो ये 143.5 हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो इसको हम लोग प्लेस कर देंगे, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू हमारी U2 की आएगी वो आ जाएगी 78.5 आ गई। अब हमें इनमें से कौन सी को यूज़ करना है आगे की कैलकुलेशन में, तो बेसिकली U1 कितना आया था, 65.5 आया था, U2 कितना आया, 78.5 आया। तो हमने इसके पहले भी बात किया कि U1 और U2 में जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसको हम लोग एज ए U अपने आगे की प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो हम लोग U के प्लेस पे अब क्या यूज़ करेंगे, 65.5 को हम लोग यहाँ पे सिंपली यूज़ करेंगे। और अब हम लोग जो हमारा जो जेड स्टैटिस्टिक है या जेड की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो जेड की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए मीन कैलकुलेट करना होता है, और जो मीन है उसका जो फार्मूला है वो क्या होता है, एक मिनट आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। हम लोगों ने बात किया था मीन इक्वल टू N1 इंटू N2 अपॉन 2, इसका हमारा फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा, N1 कितना है, 12 है, N2 कितना है, 12 है, तो ये 12 इंटू 12 अपॉन 2, 12 इंटू 12 144 अपॉन 2 मीन्स इसका हमारा वैल्यू कितना आ गया, मीन वैल्यू हमारी आ गई 72। उसके बाद में जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए स्टैंडर्ड डिवीजन के फार्मूला को देख लेते हैं। ये क्या था हमारा, अंडर रूट N1 इंटू N2 इंटू इन ब्रैकेट N1 प्लस N2 प्लस 1 अपॉन 12 हमारा इसका फार्मूला है, और इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो N1 और N2 की वैल्यू क्या क्या है, 12 और 12 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू इन ब्रैकेट 12 प्लस 1 अपॉन 12 इसका फार्मूला हो जाएगा। 12 इंटू 12 कितना हो गया, 144 हो गया, और यहाँ पे जो 12 प्लस 12 24 प्लस 1 25 हो गया। तो ये हमारी यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं आ गई। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3600/12, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 300, और इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17.32। ये हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ गई। तो मीन कितना आया था, 72 आया था, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन आया वो आया 17.32। अब हम लोग इस फार्मूले को यूज करके जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है हमारा, जेड इज इक्वल टू यू माइनस म्यू अपॉन जो सिग्मा है वो इसका फार्मूला है। तो जो u की वैल्यू हमको क्या लेनी थी, जो स्मॉलेस्ट थी 65.5 माइनस जो मीन है वो कैलकुलेट किया, वो कितना था 72 अपॉन ये क्या हो गया हमारा 17.32। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 6.5 आएगा, और ये यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हमारी 6.5 हो जाएगी, और इसको हमें 17.32 से भाग देना है। तो जब हम लोग इसको यहाँ पे डिवाइड कर जो इससे यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो जेड की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जेड इज इक्वल टू 0.375 हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ये हमारी जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू है, और जो हमारी जेड की टैबुलेटेड वैल्यू होती है एट द जो हमारा लेवल ऑफ जो सिग्निफिकेंस है वो जो अल्फा है वो अगर 0.05 होता है तो उस कंडीशन में जो जेड की टैबुलेटेड वैल्यू है वो कितना है, 1.05
0.96 होती है, इसको याद रखिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसको डिफाइन करते हैं, जो कंक्लूजन है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो जो हमने जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू जो आइडेंटिफाई की वो कितनी थी 0.375, और जो इसकी टैबुलेटेड वैल्यू है वो 1.97 है। इसका मतलब जेड की कैलकुलेटेड जो वैल्यू आई है वो जो जेड की टैबुलेटेड वैल्यू है उससे कम आई है। इसका मतलब हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो यहाँ पे एक्सेप्टेड हो जाएगी। और फिर हम लोग फाइनली किस कंक्लूजन पे आएंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड दैट द सैंपल्स कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे जो दोनों सैंपल्स हैं उनमें कोई भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है। इसका मतलब दोनों सैंपल्स को सेम पॉपुलेशन से लिया गया है। हम लोग इस कंक्लूजन पे यहाँ पे इस जो हाइपोथेसिस है उसको यूज करके आ सकते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट है या मैन विटने यू टेस्ट है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जब आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको अच्छे से और क्लियर करने के लिए अगर आप एक दो न्यूमेरिकल को और सॉल्व करेंगे तो आपको इस पर और अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आई थिंक सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया, और ये जो हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का नॉन पैरामेट्रिक मेथड है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।